हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। और क्लाइमेटोलॉजी आपकी चल रही है जिसमें 2 से 3 क्लास हो चुकी हैं और आज हम वायुदाब और पवन संचार की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वही उसमें हमने वायुदाब के बारे में पढ़ लिया था, 1-2 पवन के क्वेश्चन भी थे, लेकिन इसमें आज हम पवन के क्वेश्चनों जो स्थानीय पवन हैं उनके बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पवनों में से कौन सी सहारा मरुस्थल से संबंधित नहीं है? सहारा मरुस्थल से संबंधित नहीं है। इसके बारे में शायद हमने पिछली क्लास में भी बात कर ली है। संबंधित है पूछ रहा है, तो हबूब हबूब जो पवन है ये सहारा मरुस्थल की है, सहारा मरुस्थल की है। ठीक है, ये बोरा है, ये एड्रियाटिक तट पे चलती है। फोन है, ये रोन घाटी में चलती है। रोन जो नदी घाटी है, रोन घाटी यूरोप। और बर्ग की यदि बात करें, ये इटली फ्रांस में चलती है, इटली फ्रांस। ठीक है, जो हबूब है ये सहारा मरुस्थल से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एड्रियाटिक तट की ठंडी तेज हवा है? एड्रियाटिक तट की ठंडी तेज हवा की यदि बात करें तो वो है आपकी बोरा। जो एड्रियाटिक तट यानी कि जो इटली का तट है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में एड्रियाटिक, उसको अपन उस पर जो पवन चलती है उसे कहते हैं बोरा पवन। सिराको जो पवन है ये चलती है इटली में, जो कि लाल जल यानी कि रुधिर के बारे सुना होगा आपने, रक्त वर्षा। रक्त वर्षा, रुधिर वर्षा भी जिसको कहते हैं, जो रक्त वर्षा पवन करती है वो होती है, उसको कहते हैं शिराको। हरमट्टान जो है ये सहारा मरुस्थल से गिनी की खाड़ी की ओर चलती है और वहां पे इसको कहते हैं डॉक्टर पवन। डॉक्टर पवन कहते हैं क्योंकि वहां पे जो उमस भरा मौसम होता है उसमें ये थोड़ी नमी ला देती है, या उसको जो वहाँ पे नमी ज़्यादा है उमस भरे मौसम में उसको ये सोख लेती है, तो मौसम सामान्य हो जाता है, यानी कि अच्छा मौसम हो जाता है, इसलिए इसको अपन कहते हैं डॉक्टर पवन। अगली है बोरा। बोरा के बारे में आपको पता ही है, एड्रियाटिक तट पे चल रही है, ठंडी तेज हवा है। और फोन है, ये रोन घाटी यूरोप में चलती है, रोन घाटी यूरोप। तो ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर। अगला है, घड़ी की सुई की दिशा के प्रतिकूल बाहर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। घड़ी की सुई की दिशा के प्रतिकूल, देखो अपन दो चीज पढ़ते हैं, चक्रवात और प्रतिचक्रवात। चक्रवात और प्रतिचक्रवात। देखो चक्रवात जो होते हैं इनके केंद्र में निम्न दाब होता है। ठीक है, निम्न दाब होता है तो पवनें पवनें जो होती हैं बाहर से केंद्र की ओर चलती है। यानी कि बाहर से केंद्र की ओर चलेंगे, क्योंकि अंदर जो केंद्र है चक्रवात का उसमें निम्न दाब है और बाहर उच्च दाब है, और पवनें आपको पता है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। उसके बाद इनकी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में दिशा दोनों में अलग अलग होती है। तो उत्तरी गोलार्ध की दिशा की यदि बात करें, उत्तरी गोलार्ध में दिशा घड़ी की सुई के विपरीत होती है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों की दिशा की बात करें तो घड़ी की सुई के विपरीत होती है। सेम इधर दक्षिणी गोलार्ध की यदि बात करें,
दक्षिणी गोलार्ध में दिशा घड़ी की सुई के अनुसार होती है। घड़ी की सुई के अनुरूप। यह है चक्रवात की बात, यानी कि केंद्र में निम्न दाब होता है चक्रवात के, पवनें बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं, और उत्तरी गोलार्ध में दिशा घड़ी की सुई के विपरीत होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में दिशा घड़ी की सुई के अनुरूप होती है। अब बात करते हैं प्रति चक्रवात की। केंद्र में उच्च दाब होता है, सेम इसका उल्टा है, पवनें केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं, ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध में दिशा तो घड़ी की सुई के अनुरूप होती है, सुई के अनुरूप। और दक्षिणी गोलार्ध में दिशा की बात करें तो घड़ी की सुई के विपरीत होती है। ठीक है, ये दोनों हैं, हमने डिस्कस किया चक्रवात और प्रति चक्रवात के बारे में। ठीक है, डिटेल्ड क्लास में इसके हम अलग से भी पढ़ेंगे, चक्रवात कौन कौन से चक्रवात होते हैं, प्रति चक्रवात, सबका डिटेल्ड हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आप इतना ही देख लीजिए। और अब देखते हैं आपका क्वेश्चन, घड़ी की सुई की दिशा के प्रतिकूल, घड़ी की सुई की दिशा के प्रतिकूल यानी कि विपरीत, घड़ी की सुई के दिशा के विपरीत चलने वाली पवनें होती हैं, यानी कहाँ पे चलती है। तो देखो दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा घड़ी की सुई के अनुरूप है, तो ये नहीं है पहला। दूसरा है उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात, उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात की दिशा क्या है, घड़ी की सुई के अनुरूप, जबकि वो बात कर रहा है प्रतिकूल की, ये भी नहीं है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा घड़ी की सुई के विपरीत, तो ये है आपकी घड़ी की सुई के विपरीत, उत्तरी घड़ी की सुई की दिशा प्रतिकूल चलने वाली, तो आपको होगा ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा के प्रतिकूल उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा होती है, तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट इसमें है कौन सा युग्म सही नहीं है। देखो यहाँ पे पवनें और उनके स्थान दिए हुए हैं, इनमें से हमको देखना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो देखो चिनूक जो है, चिनूक पवन, ये चिनूक पवन है, रॉकीज पर्वत के पश्चिमी ढाल से चढ़ती है और पूर्वी ढाल की ओर नीचे उतरती है, रॉकीज पर्वत पर चल रही है, तो आपका ये सही है ए। फोन पवन जो है ये यूरोप के आल्पस पर्वतीय के दक्षिण ढाल से चढ़ के उत्तरी ढाल की ओर जाती है आल्पस पर्वत पर, तो ये भी सही है। सिराको जो है ये भी सहारा मरुस्थल की एक पवन है, ये भी सही है। बोरा जो है ये हिमालय में नहीं चलती है, क्योंकि बोरा एड्रियाटिक सागर पर चलने वाली एक पवन है, एड्रियाटिक तट पर। एड्रियाटिक तट पे चलती है, ना कि ये हिमालय में चलती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये सही नहीं है, बाकी दोनों चिनूक रॉकीज पर्वत पे चलती है, फोन आल्पस पर्वत पे चलती है, और सिरोको जो है वो चलती है आपके सहारा मरुस्थल में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है। सेम कि पवनें दी हुई हैं और उनके नाम दिए हुए, हमको ये देखना है। ब्लिजार्ड कनाडा की एक ठंडी पवन है, कनाडा और साइबेरिया तट पे चलती है ब्लिजार्ड। ब्रेक फील्डर की यदि बात करें तो ब्रेक फील्डर फ्रांस की ना होकर ऑस्ट्रेलिया की एक पवन है, ब्रेक फील्डर ऑस्ट्रेलिया से संबंधित एक पवन है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हरमट्टान की यदि बात करें तो हरमट्टान सहारा मरुस्थल से और गिनी तट की ओर, अफ्रीका के गिनी तट की ओर चलती है, और वहाँ पे नाइजर भी है, तो ये आपका सही है। और पेम्पेरो अर्जेंटीना की एक ठंडी पवन है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन बी आपका गलत है। ब्रेक फील्डर जो है पवनें फ्रांस में नहीं चलती हैं, ब्रेक फील्डर पवनें कहाँ पे चलती हैं, ऑस्ट्रेलिया में।
तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश वर्षभर पछुआ हवाओं से वर्षा प्राप्त करता है? कौन सा प्रदेश जो है पछुआ हवाओं से वर्षा प्राप्त करता है वर्षभर? तो देखो दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, यानी कि दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, तो जो पछुआ पवनों की बात कर रहा है, और जो पछुआ पवन है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं, ठीक है, यानी कि पश्चिमी जो महाद्वीपों के पश्चिमी तट हैं उनको प्रभावित करती हैं। और दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की यदि बात करें तो ये दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया जो है जो आपके पश्चिमी तट पर है, और ये प्रभावित करती हैं आपकी पूर्वी तट को। कौन सी? पछुआ हवाएं पश्चिम की ओर से चलती हैं तो महाद्वीपों के पूर्वी तट को प्रभावित करेंगी, और लेकिन जो दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है उसको वो कौन सा तट है? पश्चिमी तट है। इराक या ईरान? इराक या ईरान तो आपके रेगिस्तानी क्षेत्र हैं जहाँ पे वर्षा का कोई मतलब ही नहीं है। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में CS जलवायु पाई जाती है, यानी कि भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका में, CS जलवायु। और CS जलवायु का मतलब ये है कि वहाँ पे शीतकाल में वर्षा होती है, ना कि वर्षभर या ग्रीष्मकाल में वर्षा नहीं होती है। बचा दक्षिणी चिली। दक्षिणी चिली जो है ये वर्षा प्राप्त करता है वर्षभर पछुआ हवाओं से। वर्षभर वर्षा किसको प्राप्त होती है? दक्षिणी चिली को, क्योंकि दक्षिणी चिली जो है दक्षिणी अमेरिका का सबसे दक्षिणी भाग है, वहाँ पे पछुआ पवनें भी अपना प्रभाव दिखाती हैं दक्षिणी चिली पर। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि इनमें कौन सा गलत दिया हुआ है? देखो चिनूक पवनें जो हैं, अभी आपको बताया था चिनूक पवनें कि रॉकीज पर्वत के पश्चिमी ढालों से ऊपर चढ़ती हैं और उसके पूर्वी ढालों पर नीचे उतरती हैं, और USA में इनका प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। अगला है सिराको। सिराको जो है, सिराको पवन ये उसी इटली साइड या भूमध्य सागरीय पवनें हैं जो इटली में पहुंचती हैं, तो और सहारा से इनका निर्माण होता है और अलग अलग जगह पे इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो सिसली ये भी सही है। अगला है ब्लिजार्ड। देखो तो ब्लिजार्ड जो पवन है ये कनाडा और जो साइबेरिया तट है, कनाडा प्लस साइबेरिया तट पर ये चलती हैं। ब्लिजार्ड चिली में नहीं चलती, कहाँ पे चलती हैं? कनाडा और साइबेरिया में। ये एक ठंडी पवन है जो ध्रुवों से इधर आती हैं, कनाडा और साइबेरिया की ओर। नार्वेस्टर जो है, नार्वेस्टर भारत में चलती हैं, इसको अपन भारत में क्या कहते हैं? काल वैसाखी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चिनूक USA में चलती है, सिराको सिसली में, ब्लिजार्ड चिली में नहीं चलती, कनाडा और साइबेरिया तट पर चलती है, और नार्वेस्टर जो है वो भारत में चलती है, जिसको भारत में काल वैसाखी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। निम्न स्थानों में किस एक में रुधिर वर्षा होती है? रुधिर वर्षा, देखो मैंने सिराको पवन जो है, सिराको ये जो पवन है ये सहारा मरुस्थल से उत्पन्न होती है। इसका जो जन्म होता है वो सहारा मरुस्थल पर होता है, तो सहारा मरुस्थल से बहते हुए अपने साथ धूल के कण बहाकर ले जाती है, ठीक है। गर्म पवन है, धूल के कण बहाकर ले जा रही है, और भूमध्य सागर को पार करते करते ये नमी ग्रहण कर लेती है, ठीक है। भूमध्य सागर को पार करते करते नमी ग्रहण कर लेती है और इटली के स्थलीय भाग पर पहुंचते हुए ये वर्षा करती है, और जो धूल के कण ये साथ में बहाकर लाई थी, वर्षा के साथ वो धूल के कण भी गिरा देती है, जो कि लाल रंग के हैं, तो वहां पे ऐसा लगता है कि रक्त की वर्षा हो रही हो। तो रुधिर वर्षा में कौन सी पवनें हैं? सिराको पवन है, और कहाँ पे वर्षा करती हैं? इटली में, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदान पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? देखो चिनूक पवनों के बारे में मैंने बताया है कि जो आपका रॉकीज पर्वत है, रॉकीज पर्वत के पश्चिमी ढालों से, रॉकीज पर्वत के पश्चिमी ढालों पे एक पवन चढ़ती है जिसको अपन चिनूक पवन कहते हैं, और रॉकीज को क्रॉस करते हुए उसके, देखो ये रॉकीज पर्वत है,
रॉकीज, ठीक है। इसके इस पश्चिमी ढाल, यह इसका पश्चिमी ढाल है। और यहाँ से ये जा रही है आपकी चिनूक पवन, और ऊपर जाते हुए इसने नमी ग्रहण की और इसका नीचे आए, यहाँ पे संघनन हुआ। चिनूक पवन के रॉकीज पर्वत की पश्चिमी ढालों पर ये वर्षा करती है और ऊपर जाते हुए शुष्क हो जाती है। और जैसे ही यहाँ पे रॉकीज की पूर्वी ढालों पर ये उतरती है और उतरते हुए नीचे आती है ये, और रॉकीज पर्वत के घर्षण के कारण ये गर्म होती है और यूएसए के मैदानी भागों में पहुंचती है, जहाँ पे बर्फ जमी हुई है, और वहाँ पर जाके उस बर्फ को पिघलाती है, ठीक है। चिनूक का अर्थ ही होता है बर्फ को पिघलाना या ईट बटर, ईट आइस, ऐसे कुछ, यानी कि हिमबक्षणी, इसका हिंदी में बोल सकते हैं हिमबक्षणी पवन। तो चिनूक पवन हिमबक्षणी पवन है, यहाँ पे मध्य में अमेरिका के मध्य मैदानों में जाते हुए बर्फ को पिघला देती है और सुहावना मौसम कर देती है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके ऑप्शन। जाड़े का तापमान बढ़ जाता है, गर्मी का तापमान कम हो जाता है, समान तापमान रहता है, तापमान पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन ये जो वहाँ पे ठंडे यानी बर्फ जमी हुई थी, वहाँ पे गर्म हवा तो जाएगी, तो तापमान जाड़े का बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित पवन या देश में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, हमको ये देखना है। देखो, सांताना जो पवन है वो कैलिफोर्निया में ही चलती है। हबूब अरब की पवन है, मैंने आपको बताया, सहारा की, और सूडान भी वहीं पे है, तो हबूब सूडान हो जाएगा। यामो जो पवन है वो जापान में ही चलती है। और मिस्ट्रल जो पवन है, मिस्ट्रल पवन ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलती है, चलती है फ्रांस में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। कौन सा सुमेलित नहीं है? मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया नहीं है, तो मिस्ट्रल कहाँ पे है? फ्रांस में। सांताना कैलिफोर्निया की एक पवन है, हबूब सूडान की एक पवन है, यामो जापान की एक पवन है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है, उस पवन का नाम बताइए जो मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदल देती है। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में मानसून के बारे में। देखो, मानसून इसका मौसम है, देखो गर्मी के मौसम में, गर्मी के मौसम में दिशा क्या है इसकी? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, और सर्दी के मौसम में दिशा है इसकी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ठीक है, तो मानसून एक ऐसी पवन है जो मौसम को बदलने पर अपनी दिशा बदलती है। तो साल में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है। तो ये जून जुलाई में जब मानसून आता है तो इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की होती है। लेकिन जब मानसून का प्रत्यावर्तन काल प्रारंभ होता है, यानी कि अक्टूबर के लास्ट में, इसकी पवन, जब ये मानसून प्रत्यावर्तन यानी मानसून वापस जाता है, तो इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। तो कौन सी मौसमी पवन है जिसकी दिशा बदल जाती है? तो वो है आपकी मानसून। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। उष्णकटिबंधीय चक्रवात हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, चक्रवात हम 2 तरह से पढ़ेंगे, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। यहाँ पे ये बात कर रहा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात की। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात को अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पे देखो पूछ रहा है हरिकेन। हरिकेन के नाम से देखो फिलीपींस में इनको जाना जाता है, हरिकेन के नाम से फिलीपींस में इनको जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इनको विली विली कहते हैं।
बंगाल की खाड़ी में इनको चक्रवात कहते हैं, और वेस्ट इंडीज या पश्चिमी जो द्वीप समूह है उसमें भी इसको हरिकेन के नाम से ही जानते हैं। तो हरिकेन यहाँ पे हम ऑप्शन से लेंगे कौन सा, ए, फिलीपींस। अब देखो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति की अधिकतम संभावना कहाँ पे है। मैंने दो प्रकार के चक्रवात आपको बताया, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति जहाँ पे होती है वो किस जगह पे हो सकती है इनमें से। देखो यहाँ पे क्या होता है, दो प्रकार की पवनें हैं, दो प्रकार की, यानी कि ठंडी पवन और गर्म पवन। इन दोनों का अभिसरण जहाँ पे होगा वहाँ पे चक्रवात उत्पत्ति की संभावना ज़्यादा रहेगी। अब देखते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात विषुवत पर। देखो विषुवत पर तो चक्रवात, विषुवत रेखा पर तो चक्रवात इसलिए नहीं बनते हैं क्योंकि यहाँ पर विक्षेप बल सबसे कम है, यानी कोरियोलिस बल सबसे कम कहाँ पे है, विषुवत रेखा पर। और जब जहाँ पे विक्षेप बल नहीं होगा तो चक्रवात वहाँ पे उत्पन्न नहीं हो पाएंगे, तो विषुवत रेखा पर तो होगा ही नहीं। अगला है कर्क रेखा पर। तो चक्रवातों की उत्पत्ति कर्क रेखा पर और मकर रेखा पर भी नहीं होगी। अगला है उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। देखो अभिसरण क्षेत्र की मैंने अभी आपसे बात की थी कि जहाँ पर दो अलग अलग प्रकृति की पवन, यानी कि ठंडी पवन या गर्म पवन जहाँ पे मिलेगी वहाँ पे चक्रवात या वाताग्र भी कह सकते हैं, उनका निर्माण होता है। तो अभिसरण जहाँ पे होगा हवाओं का, वहाँ पे होगा आपका चक्रवात की उत्पत्ति। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कौन सा युग्म सही नहीं है। पवनें दी हुई हैं और इनके स्थान दिए हुए हैं, हम देखते हैं। चिनूक रॉकीज पे है, फोन अल्पस पे है, सिरेको एटलस पर्वत और बोरा हिमालय पर्वत। तो बोरा हिमालय पे नहीं है, ठीक है। ये शायद क्वेश्चन दोबारा आया हुआ है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हेडली सेल में आरोही पवन पाई जाती है। देखो मैंने तीन प्रकार की सेल आपको बताई, हेडली, फेरल और पोलर। अब ये पूछ रहा है आरोही पवन पाई जाती है हेडली में। देखो हेडली सेल जो है विषुवत रेखा के दोनों ओर है। इसमें यहाँ पे विषुवत रेखा पे अब मैंने संवहनी तरंगों के बारे में या पवनों के बारे में आपको बताया कि विषुवत रेखा से पवनें ऊपर उठती हैं और ठंडी होकर नीचे आती हैं, ये संवहनी तरंगें हैं। और यहाँ पे ये बोल रहा है आरोही, यानी कि ऊपर उठना, वो किस जगह पे हो रहा है। तो संवहनी तरंगों के या पवनों के बारे में मैंने आपको बताया कि विषुवत रेखा पर पवनें जो हल्की होती हैं, तापमान ना देखे, पवन हल्की होकर फैलेंगी तो ऊपर जाएंगी और ऊपर जाके ठंडी होकर नीचे आएंगी। तो आरोही पवन की जो बात कर रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, आपका विषुवत रेखा पे। अब ऑप्शन देखते हैं। उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध में तो हेडली सेल उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध में आरोही नहीं हो रहा, वहां पे तो नीचे आती हैं पवनें, यानी कि अवरोही कह सकते हैं या पवनों का अवनयन कह सकते हैं, यानी पवन नीचे उतरती हैं उपोष्ण उच्च कटिबंधीय क्षेत्रों में, जो कि हेडली से ऊपर जाती हैं और क्या नाम है, उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध में नीचे उतरती हैं। अगला है व्यापारिक पवन में। तो व्यापारिक पवन में तो पवनों का आरोही अवरोहण होता ही नहीं, वहाँ तो पवनें क्षैतिज रूप से गति करती हैं। पछुआ हवाएं भी उपोष्ण उच्च वायुदाब और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब के मध्य गति करती हैं। अगला है अंत्योष्ण अभिसरण क्षेत्र, यह है ITCZ। ये जो ITCZ क्षेत्र है, अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है, यहाँ पे पवनें ऊपर उठती हैं। ये देखो मैंने बताया था आपको 5 डिग्री से 5 डिग्री और 5 डिग्री नॉर्थ साउथ, इस क्षेत्र पर यह अभिसरण क्षेत्र पाया जाता है जहाँ पे पवनें आरोहण करती हैं या ऊपर की ओर उठती हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कैलिफोर्निया के मरुस्थल में प्रवाहित होने वाली शीतकालीन शुष्क पवन को क्या कहते हैं। कैलिफोर्निया की अपन एक पवन पढ़ते हैं, वो है सांताना। देखो पापा गए हो, ये है मैक्सिको में, ब्लिजार्ड है, ये आपके ध्रुवीय क्षेत्रों में चलती है ब्लिजार्ड, और आपकी सांताना जो है ये चलती है कैलिफोर्निया में।
और ये ट्विस्टर है या नॉर्वेस्टर हो गई। नॉर्वेस्टर ये आपकी चलती है कहाँ पे, भारत में। और भारत में इसको क्या कहते हैं, काल बैसाखी। तो सांताना कैलिफोर्निया में कौन सी चलती है, सांताना। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है, गर्मियों के समय भारत के महान मरुस्थल से चलने वाली गर्म हवा क्या कहलाती है। तो गर्मियों के समय में थार का जो रेगिस्तान है उससे चलती है जो पवन गर्म है, वो चलती है लू, ठीक है, जिसकी दिशा होती है पश्चिम से पूरब की ओर, लू, ठीक है। खेजली जो है यहाँ पे पाई जाने वाली वनस्पति है, ठीक है। कारापुरान जो है ये ध्रुवीय क्षेत्र की हवा है, और सुखावे ये भी कोई वनस्पति का ही नाम है। तो लू की बात करते हैं, गर्मियों के समय में रेगिस्तान यानी कि थार के डेजर्ट से जो पवनें चलती हैं और पश्चिम से पूरब की ओर जाती हैं, ये इनको कहते हैं अपन लू। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों की सबसे सामान्य स्थानीय पवन है, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों की सबसे सामान्य स्थानीय पवन। देखो ये हरमट्टान है जो है, ये तो चलती है सहारा से, सहारा मरुस्थल से गिनी की तरफ, गिनी की खाड़ी की तरफ, ठीक है। नॉर्वेस्टर जो चलती है ये भारत में काल वैसाखी के नाम से इसको जानते हैं। और चिनूक जो है ये चलती है रॉकीज की, रॉकीज की पश्चिमी से पूर्वी ढाल। बात करते हैं सिरैको। इस पवन को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे मिस्र में इसको खिमसिन कहते हैं, ठीक है, और गिबली, लीबिया में इसको गिबली कहते हैं, चिली में इसको, ट्यूनेशिया में इसको चिल्ली के नाम से जानते हैं। तो इसका अलग अलग नाम है अलग अलग जगह पे, और कहाँ पे, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, यानी कि ये क्या नाम है, सहारा मरुस्थल से और भूमध्य सागर की ओर चलने वाली ये प्रमुख पवन है सिरैको, सहारा से भूमध्य सागर की ओर, ठीक है। इसको मिस्र में खमसिन के नाम से भी जाना जाता है, चिली में, ट्यूनेशिया के नाम, ट्यूनेशिया में चिल्ली के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है, चिनूक क्या है। यहाँ पे हम चिनूक के बारे में बात करेंगे। चिनूक पवन पहला है, स्थानिक शीत पवन है जो स्पेन में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है। जबकि चिनूक पवन देखो स्पेन में नहीं, कहाँ पे बहती है, उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका के रॉकीज पर्वत पर, उत्तरी अमेरिका के रॉकीज पर्वत पर ये चलती है। अगला है, अत्यंत शुष्क पवन जो सहारा मरुभूमि के पूर्वी भागों में उत्तर पूर्व एवं पूर्व से पश्चिम को बहती है। अत्यंत शुष्क सहारा मरुस्थल में नहीं, कहाँ पे बहती है, रॉकीज पर्वत की श्रेणियों पर। अगला है, उष्ण एवं शुष्क पवन जो उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वत के पूर्वी ढालों पर नीचे की ओर बहती है। यह है इसका सही। चिनूक के बारे में मैंने आपको बताया था कि चिनूक जो पवन है उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वत की पश्चिमी ढालों से ऊपर चढ़ती है और पूर्वी ढालों पर नीचे उतरती है। तो इसको स्नो ईटर भी कहते हैं, स्नो ईटर। स्नो ईटर यानी कि हिमभक्षणी।
तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर कि उष्ण एवं शुष्क पवन जो उत्तरी अमेरिका के रॉकीज पर्वत के पूर्वी ढालों पर नीचे की ओर बहती है, ठीक है, पश्चिमी ढाल से पूर्वी ढालों की ओर नीचे बहती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। वही स्थानीय पवन दी हुई है और उनका क्षेत्र दिया हुआ है। देखते हैं फोन, फोन कहाँ पे चलती है? फोन का मैंने आपको बताया था कि आल्पस पर्वत पे। अगला है सिमुम, सिमुम, सिमुम चलती है आपकी कुर्दिस्तान, और सांताना कैलिफोर्निया, और जोंडा चलती है आपकी अर्जेंटीना में। तो ऑप्शन देखते हैं, पहले में 4, ए में 4, दूसरे में 2, दूसरे में 2, तीसरे में 3, तीसरे में 3, और डी में 1। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। फोन आल्पस पे चलती है, सिमुम कुर्दिस्तान में चलती है, सांताना कैलिफोर्निया में चलती है, और जोंडा अर्जेंटीना में चलने वाली एक पवन है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ध्रुवीय वाताग्र पोलर सिद्धांत, पोलर फ्रंट सिद्धांत किससे संबंधित है? यानी कि ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत किससे संबंधित है? ठीक है, ये जे वर्गनार ने दिया था, जे वर्गरा ने दिया था, और यह संबंधित है मानसून की उत्पत्ति से और जेट स्ट्रीम से। ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत या पोलर फ्रंटल सिद्धांत किससे संबंधित है? जेट स्ट्रीम से, और दिया किसने था? ये जे वर्गरान नाम के विद्वान ने। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। वही सेल आपको दी हुई हैं, हेडली, फेरल और पोलर, और उनकी कुछ विशेषताएं इसको बताई गई हैं। तो पहला देखते हैं फेरल सेल। इसमें देखो हेडली में तो चलती हैं व्यापारिक पवनें यानी पूर्वी पवनें, और फेरल में चलती हैं पछुआ पवनें। तो फेरल में होंगी आपकी पश्चिमी पवन, हेडली में चलेंगी आपकी पूर्वी पवन, और पोलर सेल में चलेंगी आपकी देखो हेडली सेल में, फेरल में तो आपकी पछुआ पवन है, और हेडली में इन्होंने माना है व्यापारिक पवन, ठीक है, और पोलर में माना है पूर्वी पवन, और अंतोष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र माना है निर्वात क्षेत्र। तो अब देखते हैं इसका आंसर। फेरल यानी ए में 3, हेडली 4, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट आंसर। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन हरमट्टन पवन के संबंध में सत्य है? हरमट्टन पवन के बारे में मैंने आपको बताया है कि हरमट्टन पवन जो है सहारा मरुस्थल में इनका जन्म होता है, और सहारा मरुस्थल से गिनी की खाड़ी की तरफ ये चलती हैं, और गिनी की खाड़ी पर जाकर जो वहाँ पे उमस भरा मौसम होता है, वहाँ की जलवाष्प जो होती है उसको सोख लेती हैं और सुहावना मौसम बना देती हैं, इसलिए इनको कहते हैं डॉक्टर पवन है। अब देखते हैं इनके ऑप्शंस। पहला दिया हुआ है ये धूलवरी पवन है, तो धूलवरी पवन है, रेगिस्तान से जा रही है, धूलवरी ही होगी, तो ये सही है। अगला है ये सारा से गिनी तट की ओर बहती है, मैंने आपको बताया था कि सारा से गिनी तट की ओर बहती हैं। इसे डॉक्टर पवन भी कहते हैं, इसे डॉक्टर पवन भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ की जो मौसम नम मौसम होता है जिसमें शुष्कता या वाष्प युक्त मौसम, वाष्प युक्त कह सकते हैं, या उमस भरा जो मौसम होता है उसकी वाष्प को या उमस को आगे सोख लेती है, क्योंकि ये गर्म पवन होती है और उसकी नमी को सोख लेती है और मौसम सुहावना कर देती है, इसलिए इसको कहते हैं अपन डॉक्टर पवन। अगला है यह फसलों को बर्बाद करती है, ये इसके लिए गलत है।
तो 1 2 3 4 सही है, या धूलभरी पवन है, ये सहारा से गिनी के तट की ओर चलती है और इसे डॉक्टर पवन भी कहते हैं। तो 1 2 3 इसका राइट आंसर है। अगला, एक प्रति चक्रवात में, देखो चक्रवात और प्रति चक्रवात के बारे में मैंने बताया है, तो ये बात कर रहा है प्रति चक्रवात की। और प्रति चक्रवात के बारे में एक दो जो उसकी विशेषता है वो आपसे डिस्कस करता हूँ कि प्रति चक्रवात में उसके जो केंद्र में वायुदाब होता है वो होता है अधिक, और पवनें अंदर से बाहर की ओर चलती हैं, और उत्तरी गोलार्ध में इसकी जो गति होती है वो घड़ी की दिशा में होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में इसकी गति घड़ी की सुइयों के विपरीत होती है। अब देखते हैं, क्रम के केंद्र की ओर बैरोमेट्रिक दाब ऊंचा होता है। हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में चलती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में नहीं, कौन से में, उत्तरी गोलार्ध में चलती हैं घड़ी की दिशा में। आकाश मेघाच्छादित रहता है और मौसम आर्द्र रहता है। स्थिति शांत रहती है और मौसम तेजी से बदलता है। ठीक है, तो प्रति चक्रवात की यह विशेषता है कि केंद्र की ओर बैरोमेट्रिक दाब ऊंचा होता है, यानी कि केंद्र में मैंने बताया कि जो वायुदाब है उच्च होता है। प्रति चक्रवात के केंद्र में वायुदाब कैसा होता है, उच्च होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। आकाश मेघाच्छादित रहता है और मौसम आर्द्र रहता है। मौसम आर्द्र नहीं रहता, यहाँ पे मौसम उष्ण रहता है, क्योंकि वायुदाब उच्च है, पवनें चलेंगी नहीं, तो मौसम कैसा होगा, उच्च उष्ण। नेक्स्ट, कथन और कारण दिए हुए हैं, ये हमको देखने हैं। पहला है कथन, वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर चलती है। तो वायु के बारे में हमने बताया है कि उच्च दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। उच्च वायु दाब जहाँ पे होगा जहाँ पे मौसम कम तापमान वाला होगा, और निम्न वायु दाब वहाँ पे होगा जहाँ तापमान अधिक होगा। तो सॉरी, तो पवनें उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती हैं। ये इसका कथन सही है। कारण है, पवन की दिशा को कॉरियोलिस बल प्रभावित करता है। तो कॉरियोलिस बल के बारे में मैंने बताया था कि कॉरियोलिस बल जो प्रभावित करता है पवनों को, उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाईं ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में पवनें बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो इस प्रकार कॉरियोलिस बल प्रभावित भी करता है, ये भी सही है। ठीक है, सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता है ये, क्योंकि उच्च दाब और निम्न दाब क्षेत्र से चलती हैं। इसका कॉरियोलिस में कोई कॉरियोलिस बल में इसका कोई सहयोग नहीं है, कॉरियोलिस बल का। तो ए और आर दोनों सही है, सही व्याख्या करता है लेकिन नहीं करता है। ठीक है, कथन तो और कारण तो सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है उसका जो कारण है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है, भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुवों तक दाब और पवन के सही सतही घटक क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी कि पवनें दी हुई हैं और कुछ उच्च दाब या दाब पेटियां दी हुई हैं, उनमें से क्रम देखना है। तो देखो, क्रम को एक बार बता देता हूं कि पहले है विषुवत रेखीय निम्न, विषुवत रेखीय निम्न, और उसके बाद चलती हैं व्यापारिक पवनें। ठीक है, फिर उसके बाद आता है उपोष्ण उच्च, और उसके बाद आती हैं पछुआ पवनें, और पछुआ पवनों के बाद आता है उपध्रुवीय निम्न, और उसके बाद आती हैं ध्रुवीय पवनें, और उसके बाद आता है ध्रुवीय उच्च दाब। ठीक है, ये पेटियां हैं, ये तो देखो पेटियां हैं, और ये जो इनके चलने मध्य चलने वाली हवाएं हैं, पवनें। अब देखते हैं इनका क्रम। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक, देखो ध्रुवीय प्रवाह हवा, तो ये नहीं होगा, क्योंकि ध्रुवीय प्रवाह हवा विषुवत रेखा पर नहीं चलती, कहाँ पे चलती है, ध्रुवों पे चलती है। अगला है उपोष्ण उच्च दाब, उपोष्ण उच्च दाब,
उसके बाद पछुआ हवाएं हैं, फिर व्यापारिक हवा बाद में जा रहा है, तो ये भी गलत है क्योंकि पछुआ हवा से पहले व्यापारिक पवनें चलती हैं यदि विषुवत रेखा से हम जाएंगे ध्रुवों की ओर। तो अगला है व्यापारिक पवन सही है, फिर ध्रुवीय प्रवाह, तो ये भी नहीं है क्योंकि व्यापारिक पवन सीधी ध्रुवीय नहीं आएंगे। फिर है व्यापारिक पवन, उपोष्ण उच्च दाब, पश्चिमी हवाएं और ध्रुवीय प्रवाह। देखो व्यापारिक पवनें, ठीक है, पहला उपोष्ण उच्च दाब, दूसरा पश्चिमी हवाएं, तीसरा और ध्रुवीय प्रवाह चौथा। तो ये क्रम इसका सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला है उत्तरी गोलार्ध में प्रति दक्षिणावर्त वायुमंडलीय संचरण क्या कहलाता है। ठीक है, चक्रवात और प्रतिचक्रवात के बारे में मैंने बताया था कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की गति की यदि बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात घड़ी की सुई की विपरीत होता है और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की अनुकूल होता है। उसका उल्टा है प्रतिचक्रवात। उत्तरी गोलार्ध में प्रतिचक्रवात की दिशा की बात करें तो घड़ी की सुई के अनुकूल होता है और दक्षिणी में बात करें तो घड़ी की सुई के विपरीत होता है। अब बात करते हैं किसकी बात कर रहा है, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के या प्रति दक्षिणावर्त होता है तो इसको कहते हैं अपन चक्रवात। उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत जो चलता है उसे कहते हैं चक्रवात और अनुकूल चलता तो अपन कहते हैं प्रतिचक्रवात। और सेम दक्षिणी गोलार्ध में यदि बात करें तो अनुकूल चलता है उसे तो कहते हैं हम चक्रवात और प्रतिकूल चलता है उसे कहते हैं अपन प्रतिचक्रवात। तो ये है आपका बी राइट आंसर। दाब प्रवणता की यदि बात करें, एक दाब प्रवणता बैरोमेट्रिक ढाल जिसको बोल सकते हैं कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जो पवन चलती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवन चलती है तो एक ढाल का निर्माण होता है, उसी को अपन कहते हैं दाब प्रवणता ढाल, बैरोमेट्रिक कर्व। प्रतिचक्रवात के बारे में मैंने आपको बताया ही कि प्रतिचक्रवात क्या होता है, केंद्र में उच्च दाब और पवनें केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं, वो होता है प्रतिचक्रवात। दिशा के बारे में अपन बात कर चुके हैं। टॉर्नेडो जो होता है एक तूफान सा होता है, चक्रीय तूफान होता है टॉर्नेडो जो कि उत्तरी अमेरिका तट पर आते हैं, तट पर उनको कहते हैं अपन टॉर्नेडो। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है ठंडी व शुष्क स्थानीय पवनें हैं। देखो स्थानीय जो पवनें हैं हम उनको दो तरह से पढ़ते हैं, ठंडी पवन और गर्म पवन। अब इनमें से देखनी है हमको कौन सी ठंडी है और कौन सी गर्म है। देखो ब्रेक फील्डर की हमने बात की थी, तो ब्रेक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलती है, ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म पवन है ब्रेक फील्डर। हरमट्टान की यदि बात करें तो हरमट्टान सहारा से गिनी की खाड़ी की ओर चलती है, सहारा से गिनी खाड़ी चलने वाली कैसी गर्म पवन है। चिनूक की यदि बात करें तो चिनूक रॉकीज के पूर्वी ढलानों पर। और मिस्ट्रल की यदि बात करें तो मिस्ट्रल चलती है, फ्रांस की ठंडी पवन है ये, ठंडी पवन, गर्म पवन। तो इनमें से अलग कौन सा है, देखो ब्रेक फील्डर जो है एक गर्म पवन है, हरमट्टन जो है एक गर्म पवन है, चिनूक जो है एक गर्म पवन है और मिस्ट्रल जो है एक ठंडी पवन है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है केंद्र में उच्च दाब वाली दाब प्रणाली को कहते हैं। केंद्र में उच्च दाब, मैंने चक्रवात और प्रतिचक्रवात के बारे में बात की है कि चक्रवात के तो केंद्र में होता है वायुदाब कम और प्रतिचक्रवात के केंद्र में होता है वायुदाब अधिक। और हवाओं का आपको मैंने बताया कि उच्च दाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। जब चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब है तो हवाएं बाहर से अंदर की ओर आएंगी क्योंकि बाहर उच्च दाब है और अंदर निम्न दाब है। ऐसे ही प्रतिचक्रवात में केंद्र में होता है उच्च दाब और बाहर होता है निम्न दाब, तो हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं उसे तो कहते हैं अपन प्रतिचक्रवात, और हवाएं बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं उसे कहते हैं अपन चक्रवात।
चक्रवात के केंद्र में तो होता है निम्न दाब, और प्रति चक्रवात के केंद्र में उच्च दाब। अब देखते हैं आपका ऑप्शन कि अग्र यानी कि फ्रंट जिसको बोलते हैं, फ्रंट जहाँ पे दो अलग अलग विशेषताओं वाली हवाएं जब आपस में मिलती हैं तो उनके बीच वाताग्र अग्र का निर्माण होता है। अवनमन, प्रति चक्रवात और चक्रवात, तो बात कर रहा है उच्च दाब वाली, केंद्र में उच्च दाब दो है उसे कहेंगे अपन प्रति चक्रवात। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है पृथ्वी के परिभ्रमण से होने वाली हवा के झुकाव को कहते हैं। पृथ्वी के परिभ्रमण से होने वाली हवा के झुकाव को मैंने आपको बताया था कॉरियोलिस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। और कॉरियोलिस बल का कारण क्या है? पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन या इसी को कहते हैं पृथ्वी का परिभ्रमण। ठीक है, तो बात कर रहा है पृथ्वी के परिभ्रमण से होने वाली हवा के झुकाव को क्या कहते हैं अपन? उसको कहते हैं कॉरियोलिस प्रभाव। और कॉरियोलिस प्रभाव के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। यह है आपका कॉरियोलिस प्रभाव। तो ये थी आपकी वायुदाब और पवन संचार से संबंधित क्लास। तो ये टॉपिक था आपका, ये सारे क्वेश्चनों के थ्रू हमने कवर किया। तो सारी क्लासें ऐसे ही आपको प्रोवाइड हम करवाएंगे। आरपीएससी और नेट जो भी है, यूपीपीजीटी, केवीएस, एनवीएस, सभी जो ज्योग्राफी से संबंधित एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए आपको ये सारी क्लासें सुलभता प्रदान करेंगी या सहयोग प्रदान करेंगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लासों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।